द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लाgerlöf। अब इसमें इनकी जो ये एक स्वीडिश राइटर हैं, इनका बेसिक थीम यही है सारी स्टोरीज़ का कि किसी इंसान की अंदर की छुपी हुई अच्छाई, जो गुडनेस है, वो उसको प्यार और अंडरस्टैंडिंग से जगाया जा सकता है। जैसे मूवीज़ में होता है, विलन होता है, उसको कोई समझने वाला या प्यार करने वाला इंसान मिल जाए तो उसके अंदर की जो अच्छाई है वो जाग जाती है। एक बार एक आदमी तार से बनी हुई चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमता रहता था। वो उनको खुद ही टूटे हुए सामानों से और अपने खाली समय में बनाया करता था। ये बिज़नेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उतने फ़ायदेमंद वाला नहीं था, इसलिए उसको अपने पेट भरने के लिए कभी कभार भीख मांगना या फिर छोटी मोटी चोरियाँ करके गुजारा करना पड़ता था। उसके कपड़े फटे पुराने हुए थे एंड उसका गाल एकदम पिचका हुआ था। भूख उसकी आंखों में दिखाई देती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा आवारा घुमक्कड़ जो सड़कों पर अपना पैर घसीटते हुए घूमा करता था, उसकी ज़िंदगी की कितनी उदासी भरी और कितनी ही मुश्किल होगी। लेकिन एक दिन ये आदमी ऐसे सोच में पड़ गया जो उसे बहुत मज़ेदार लगती थी। एक दिन वो नेचुरली अपने चूहेदानियों के बारे में ऐसे ही सोच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो पूरी दुनिया है, चाहे वो लैंड हो, सीज़ हो, सिटीज़ हो या विलेजेस हो या जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सब एक बड़े चूहेदानी जैसे ही तो हैं। ये सब चीज़ बस लोगों को फंसाने के लिए है। पैसा, खुशी, खाना, घर, आराम, ये सब चीज़ बस चारे का काम करती हैं, जिसकी लालच में लोग अंदर आते हैं और इस चूहेदानी में ही हमेशा फंस के रह जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में चीज़ या पर्क रखा जाता है, उसकी लालच में जैसे ही वो उसके अंदर आता है, उसको छूते ही वो हमेशा के लिए उसी चूहेदानी में बंद हो जाता है और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दुनिया उसके लिए कभी बहुत अच्छी नहीं रही, इसलिए उसके बारे में ऐसा बुरा सोचना उसको बहुत मज़ा आता था उससे। ऐसे कुछ लोग जिन्हें वो जानता था जो इस खतरनाक फंदे में फंस गए थे और बाकी अभी जो चारे के चक्कर में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। खाली समय में इधर उधर घूमते हुए ये सारी चीज़ें सोचना उसका फेवरेट काम था। एक अंधेरी शाम को जब वो सड़क पर इधर उधर थका थका घूम रहा था तो उसकी नज़र सड़क के किनारे एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसका उसने दरवाज़ा खटखटा दिया और रात भर के लिए वहाँ रुकने के लिए सहारा मांगा, ठिकाना मांगा। नॉर्मली उसको हमेशा जब भी वो किसी के घर जाता तो ऐसे लोग बहुत उसको देख के मुँह बनाते थे और ऐसे बहुत चिड़चिड़ा सा मुँह बनाते थे, गंदा सा। बट इस बार उसको देख के किसी ने मुँह नहीं बनाया, बल्कि उस घर का जो ओनर था वो एक बूढ़ा आदमी था जो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उस बूढ़े आदमी की पत्नी और बच्चे नहीं थे, तो अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए किसी को पाके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसने तुरंत ही उसको अंदर करके गैस पर पोरेज चढ़ा दिया और फिर एक लंबा टबैको निकाला और फिर वो कार्ड से मजौली खेलने लगा। बूढ़े आदमी ने तुरंत ही बता दिया कि वो अपने अच्छे दिनों में रामजो आयरन वर्क्स में किसान था और खेती किया करता था। अब वो मजदूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसका गुजारा गाय से चलता है। और उसने उसे बताया कि अभी पिछले महीने ही दूध बेच के उसने जो है 30 क्रॉनर्स जो है कमाए थे। उसे ऐसा लगा कि स्ट्रेंजर ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, इसलिए वो तुरंत उठा और अपनी खिड़की पे से लेदर पॉकेट उठाई और वहाँ से उसमें से 3 सिकड़ी हुई 10 क्रॉनर्स की 3 नोट निकाल के उसके सामने दिखा दी। फिर उसने उन्हें वैसे ही रख दिया और उस पाउच को ले जाके उसने वहीं खिड़की पे वैसे ही टांग दिया। अगले दिन दोनों ही बहुत फ्रेश मूड से उठे। क्रॉफ्टर को बहुत जल्दी थी अपनी गाय को दूहने जाने के लिए, इसलिए वो जल्दी उठ गया था। और जो दूसरा आदमी था वो भी शायद इसलिए जल्दी उठ गया क्योंकि उसको ये लग रहा होगा कि भाई जब घर का मालिक ही नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूँगा। और दोनों ने एक साथ जो है घर से निकले। क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया और उसकी चाबी जो है अपने पॉकेट में रख ली। दोनों एक साथ निकले। रैट ट्रैप सेलर ने उसको गुड बाय कहा और थैंक यू कहा और दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल गए। लेकिन आधे घंटे के बाद वो रैट ट्रैप सेलर फिर से वहाँ पे आया और उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। लेकिन वो उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो खिड़की के पास गया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और हाथ घुसाकर वो जो लेदर पॉकेट था उसको उसने बड़े ध्यान से निकाला। उसमें से 30 क्रॉनर्स निकाला और अपने पॉकेट में रख के बड़े ही ध्यान से वो पॉकेट फिर से लेदर पॉकेट उसने फिर से खिड़की पे ही टांग दिया वापस से। जब वो वापस जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि अरे वो कितना ज़्यादा स्मार्ट है, उसने कितने आराम से जो है चोरी कर लिया। फिर जब वो जा रहा था तो उसको लगा कि नहीं यार, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मुझे पब्लिक रास्ते से, हाईवे से नहीं जाना चाहिए और मुझे जंगलों के रास्ते से जाना चाहिए। तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। कुछ देर तो वो जंगलों में बड़े आराम से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे ही रास्ता उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल होने लगा, क्योंकि जो जंगल का रास्ता था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था
और बहुत देर चलने के बाद भी उसको कोई भी ऐसा एंड नहीं दिखाई दे रहा था। वो कोशिश करता था कि वो एक ही सीधे डायरेक्शन में चले, लेकिन रास्ते इतने मुड़े हुए थे कि वो घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाता था। काफ़ी देर चलने के बाद उसको एहसास हुआ कि वो जंगल के एक ही एरिया में बार बार घूम रहा है। फिर अचानक से उसको अपना ख्याल आता है कि उसकी जो सोच थी दुनिया के बारे में, कि दुनिया एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है और इसमें जितनी भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें हैं वो बस एक चारे की तरह के हैं। वो ख्याल इसको वापस आ जाता है। वो सोचने लगा कि अब उसकी बारी थी। वो चारे से बेवकूफ़ बन गया और इस जाल में फंस गया। अब सारा का सारा जंगल, उसमें के पेड़ पौधे, टूटी हुई टहनियाँ, सब उसको किसी किसी जेल जैसे लगने लगा। एक ऐसा जेल जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो दिसंबर का महीना था। अंधेरा जंगल पर छा चुका था। अब इससे खतरा और बढ़ चुका था। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था, उसकी उदासी और उसका दुख दोनों ही बढ़ता जा रहा था। आखिर में इससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। वो ऐसा थका हुआ था जैसे मर गया हो, और ये सोचकर कि उसका आखिरी समय आ गया है, वो ज़मीन पर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पर रखा, उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। लगातार थप 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 की आवाज़। ये किस चीज़ की आवाज़ थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो खड़ा हुआ और बोला, वे लोहे के कारखानों में हथौड़ियों की आवाज़ थी। उसने सोचा, मतलब ज़रूर यहाँ पे आसपास कुछ लोग होंगे। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और लड़खड़ाता हुआ जिस तरफ से आवाज़ आती उस डायरेक्शन में चल दिया। रामशू आयरन वर्क, जो अब बंद हो चुका था, बहुत समय पहले बंद नहीं हुआ था। वो बड़ा कारखाना था जिसमें पिघलाने का की जगह बेलने का कारखाना और भट्टी थी। गर्मी के दिनों में भारी लदी हुई माल ढोने वाली नावें लाइन से उस नदी पर तैरती हुई आती थी जो एक बड़े समुद्र की तरफ जाती थी। और ठंडी के समय में कारखाने के पास की सड़कें उस कोयले की धूल से काली हो जाती थी जो बड़े बड़े कोयले के डिब्बों से छन छन कर गिर पड़ती थी। क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले अंधेरी भट्टी के पास बैठ के वो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने जो कच्चा लोहा जो डाल रखा है पिघलने के लिए, वो कब तैयार हो जाए ताकि वो ढांचे में डाल के उसको कोई आकार दे सकें। उनमें से हर थोड़ी देर पे कोई ना कोई जाता और उस पिघलते हुए लोहे में एक लंबा सा रॉड डाल के उसको चलाता था, हिलाता था और थोड़ी देर में पसीने टपकाते हुए वहाँ से वापस आता था। नियम के अनुसार उन्हें सिर्फ लंबी शर्ट और लकड़ी के जूते पहनने होते। उस आयरन मिल में हमेशा कोई ना कोई काम होता रहता था। कई तरीके की आवाज़ें होती रहती थी। शायद इसीलिए कब कौन अंदर आ रहा है इसका कोई पता नहीं लगा पाता था, और शायद इसीलिए कोई इंसान गेट खोलकर अंदर आ गया इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया जब तक वो एकदम पास आके खड़ा नहीं हो गया। ठंड के समय में जिनके पास कोई घर नहीं रहता था, कोई ठिकाना नहीं रहता था, उनका ऐसी आयरन मिल्स में आकर अपने आप को सेकना, गर्म करना कोई बहुत अनोखी बात नहीं थी। और शायद इसीलिए जो आयरन मिल का जो लोहार था उसने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये आदमी वैसा ही दिख रहा था जैसे सारे गरीब दिखते हैं। फटे पुराने कपड़े, गंदा हाल, छाती पे बाल और जो है बहुत गंदी हालत। रैट ट्रैप सेलर ने वहाँ पे उससे लोहार से वहाँ पे रुकने की परमिशन मांगी। लोहार ने भी बिना उससे कुछ कहे, बिना उससे एक शब्द भी बोले, बड़े घमंड में उसको वहाँ रहने की परमिशन दे दी। रैट ट्रैप सेलर भी वहाँ पे बात करने नहीं आया था, वहाँ पे बस वो सोने और आराम करने आया था। तो वो भी किनारे जाके बिना कुछ बोले जाकर सो जाता है। उस समय रामशू आयरन मिल के ओनर एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर हुआ करते थे, जिनका सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी वाले लोहे को निकाला जाए, बेचा जाए। वो दिन रात आके इंस्पेक्शन किया करते थे कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है और काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। उस रात पे भी वो रात का इंस्पेक्शन करने के लिए आयरन मिल में आए हुए थे, और नेचुरली उनकी अंदर आते ही सबसे पहले रैट ट्रैप सेलर पे नज़र पड़ी, जो कि भट्टी के इतने पास सोया था कि उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी। अब जैसा कि लोहार ने जैसे उस आदमी को एक बार देखने की भी कोशिश नहीं की थी, जो आयरन मिल ओनर थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पास जाकर उसको देखने की कोशिश की कि आखिर ये है कौन। वो पास गए, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और एक अच्छा व्यू लेने के लिए उन्होंने उसकी हैट को उसके चेहरे से हटा दिया, और फिर वो अचानक बोले, तुम बेशक नील ओलॉफ हो, लेकिन तुम कैसे दिख रहे हो? रैट ट्रैप सेलर ने इससे पहले आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था, ना ही वो ये जानता था कि उसका नाम क्या है। लेकिन उसके मन में ये आया कि अगर ये अच्छा भला आदमी ये समझता है कि मैं उसका कोई पुराना दोस्त हूँ, तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे, और इसलिए उसने उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, भगवान जानता है मेरे दिन बुरे हैं, रैट ट्रैप सेलर ने कहा। आपको सेना से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था।
आयरन मास्टर ने कहा। वो गलती थी, अगर मैं उस समय नौकरी में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, अब आप मेरे साथ घर चलेंगे। लेकिन आयरन मास्टर के घर जाना और उसका स्वागत किसी पुराने दोस्त की तरह उसके घर में करवाना, ये बात रैट ट्रैप सेलर को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और यही सोचते ही वो थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। उसने अपने 30 क्रॉनर्स के बारे में सोचा और ये सोचा कि आयरन मास्टर के घर खुद जाने का मतलब कि शेर की गुफा में खुद अपनी मर्जी से जाना होगा। वो तो भट्टी में चुपचाप वहाँ सोने और जितनी जल्दी हो सके चुपचाप वहाँ से चले जाने के इरादे से आया था। आयरन मास्टर को लगा कि उसको अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से शर्म आ रही है। फिर उसने कहा, अरे आप ऐसा मत सोचो कि मेरा घर कुछ ऐसा बहुत अच्छा है जहाँ पे आप आ नहीं सकते हो। उसने बताया कि एलिज़ाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है और उसके दोनों बेटे अब्रॉड में रहते हैं और वो यहाँ पे बस अपनी बड़ी बेटी के साथ रहता है। वो कहता है कि अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि कितना बुरा है कि क्रिसमस पे हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है साथ में। अब आप हमारे साथ चलिए और क्रिसमस का खाना थोड़ा जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करिए। लेकिन जो स्ट्रेंजर था उसने लगातार बार बार मना किया। आयरन मास्टर को लगा कि अब उसको छोड़ देना चाहिए। आयरन मास्टर ने हंस के ब्लैकस्मिथ से यानी लोहार से कहा कि शायद कैप्टन आज तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं, और वहाँ से चला गया। अभी आधे घंटे भी नहीं बीते होंगे कि अचानक फिर से गेट के सामने कोई गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। इस बार आयरन मास्टर नहीं था।